हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। गाइस, आज से मैं आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री को भी पढ़ाना आप लोगों को शुरू कर रहा हूं। और गाइस, आज की वीडियो स्पेशली मैंने महकप्रीत सिंह के सजेशन पे बनाई है। ये मेरे एक चैनल के प्लस मेंबर हैं और इनके सजेशन पे ही मैंने आज की वीडियो बनाई है। इनका मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आप एक वीडियो बनाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्पेसिफिक टाइप की केमिस्ट्री है जो कि कार्बन कंपाउंड से डील करती है। इस केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक, कि आपने जान लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अब बात कर लेते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली कार्बन कंपाउंड्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, उसी से डील करती है। तो अब ये जान लेते हैं कि कार्बन एटम का यूनिक नेचर कैसा है। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम से हम शुरू करते हैं। जो कार्बन होता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय म्यूचुअली शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। गाइस, कुछ इस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। इसके पास ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। एक यहाँ से हाइड्रोजन के साथ करता है, ये ऐसा मेनली यहाँ पे एक और यहाँ पे। इससे क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कार्बन के पास तो आते ही हैं। यहाँ पे भी 2 कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरीके से क्या करता है, कार्बन एक तो टेट्रावैलेंसी शो करता है, ठीक है, और टेट्रावैलेंट नेचर भी अपना शो करता है। तो ये होता है गाइस कार्बन का नेचर, वो टेट्रावैलेंट होता है। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि वो टेट्रावैलेंसी कैसे शो करता है। वो सिंपली 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? बेसिकली ये एक टेंडेंसी है। और टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। सिंपली एक चेन बना देते हैं आइडेंटिकल एटम्स। गाइज, आपके दिमाग में ये आएगा कि हम तो कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं और कैटिनेशन तो एक जनरल प्रॉपर्टी है, तो इसको स्पेसिफिकली कार्बन कंपाउंड के अंदर ही क्यों समझाया जा रहा है? गाइज, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ये मैक्सिमम होती है कार्बन कंपाउंड में। और ये मैक्सिमम क्यों होती है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब कार्बन और कार्बन एटम के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। इसीलिए कैटिनेशन भी मैक्सिमम होती है कार्बन एटम में। ठीक है, अब जो कार्बन होता है वो इसीलिए सेल्फ लिंकिंग ही करता है। और सेल्फ लिंकिंग कैसे करता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन। इन 3 तरीके से वो सेल्फ लिंकिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दे रखा है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये वाला जो है ये है ब्रांच्ड चेन। यहाँ पे देखिए एक ब्रांच निकल गई है। सिंपली जैसा उसका स्ट्रक्चर है वैसा ही उसका नाम भी दिया है। ये ब्रांच चेन हो गई और ये क्लोज्ड चेन हो गई। इन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। जो क्लोज्ड चेन होती है इसे साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखिए साइकिल के फॉर्म में ही चल रहा है। जैसे आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा तो वैसे ही इसका स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अभी देखिए। गाइज, जो कैटिनेशन ही होता है, और कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी इन दोनों की मदद से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की मदद से। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है, अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें एल्केन कहा जाता है। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहा जाता है। गाइज, ये तो मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए अभी देख लेते हैं अपना सेकंड टॉपिक जो कि है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। गाइज, हमारा जो नेचर है उसमें कंपाउंड्स मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। एक तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हो गया हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट नेचर के होते हैं। मतलब उनके जो कंपाउंड होंगे उनका नेचर होगा कोवेलेंट। वहीं आयनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं
उनका नेचर होता है इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयनिक, वो आयनिक नेचर के होते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वहीं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉन कंडक्टर है, वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है गुड कंडक्टर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। कंबस्टिबिलिटी एंड वोलेटिलिटी, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्टेबल और वोलेटाइल होते हैं, मगर जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंबस्टेबल और नॉन वोलेटाइल होते हैं। कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है मगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती है। तो यहाँ पे गाइज एक छोटा सा पॉइंट छूट गया है, मैं वो आपको बता देता हूँ, जो कि है फॉर्म्स ऑफ आइसोमेर्स। आइसोमेर्स आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आइसोमेर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स, ठीक है। अब कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, इनके बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस तो जान लिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करा रहता है, एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स और एक साइक्लिक या फिर जिन्हें क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं ये हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? जब कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उन्हें एल्केन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एल्कीन और एल्काइन। देखिए गाइस, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें एल्कीन्स कहा जाता है, ठीक है। तो एल्कीन्स भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उन्हें एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल। आपको ध्यान रखना है एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, और YNES का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स की। जो हमारे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही आते हैं और जो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं उसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गाइज इसका की पॉइंट डिफरेंस यही है कि होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम ही एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, वहीं हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अलग अलग एटम्स जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जान लेते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो गाइज जो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं वो एक रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न फॉलो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अभी जान लेते हैं कि जितने भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। तो गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थोड़ा थोड़ा अभी डिफिकल्ट लगेगी, मगर जब आप इनके सारे टॉपिक ध्यान से समझने लग जाएंगे तो आपको आगे की केमिस्ट्री आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हम थे ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। पहला, कॉम्पोजिशन। जो हमारे होमोलोगस सीरीज होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं उनका सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनका सेम जनरल फॉर्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सिमिलर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन अ सीरीज। जैसे हम एक सीरीज में नीचे नीचे आते हैं तो हम क्या देखते हैं? उनकी प्रॉपर्टी में एक इंक्रीज आता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होती रहती है। ये तो जान लिया हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज कि होमोलोगस सीरीज की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कि क्यों होमोलोगस सीरीज को बनाने की जरूरत पड़ी। तो होमोलोगस सीरीज की सिग्निफिकेंस दो है। पहला वो क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी, एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेल्प करती है। दूसरा
वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है कि प्रॉपर्टीज और नेचर कैसे होंगे बाकी मेंबर ऑफ सीरीज, किसकी, होमोलोगस सीरीज के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और नेचर को प्रिडिक्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज क्या होती है? तो ऐसी सीरीज एलिफेटिक और ओपन चेन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन्स का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CXHY, जहां X और Y क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे C2H5, C2H6 ऐसे करके अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं। इनके बारे में आप तब जानेंगे जब आप एल्कीन और एल्काइंस के बारे में ढंग से समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टू मेन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के मेजरली टू मेन ग्रुप्स होते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। इन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। सो अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन या फिर ऐसे कार्बन कार्बन के बॉन्ड जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, और डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दो टाइप के होते हैं, पहला एल्कीन्स, दूसरा एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4 और वहीं एल्काइंस का होता है C2H2। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किया जाता है। पहला उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम के बारे में बताता है कि एक जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने काइंड्स के एटम प्रेजेंट हैं। जैसे C2H6 है, C2H4 है, तो इनमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, इनके बारे में जो बताता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इंडिकेट करता है अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स, कि वेरियस एटम कैसे कैसे अरेंज्ड हो रखे हैं। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो दो टाइप का होता है, पहला कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा ब्रांच्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।